गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है। 90% तो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए आप लोगों की बातों का नज़रअंदाज करें, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 1 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? What position has India got in the Global Intellectual Property Index 2024? तो राइट आंसर हो जाएगा 42nd पोजीशन प्राप्त हुआ है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में हमारे भारत को पोजीशन मिला है 42nd। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण का अनावरण किया और इसी अनावरण के दौरान इस वर्ष के सूचकांक में नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने में उनके आईपी ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन करके 55 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया। भारत 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 55 देशों में 42वें स्थान पर है, जो 2022 से अपरिवर्तित है। यानी कि 2022 में भी हमारा रैंकिंग क्या था, तो 42nd, और ये अब तक 2024 में इसका रैंक अभी भी 42nd ही है। इसी के दौरान भारत की आईपी संबंधित कमियों को उजागर करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का विघटन, अल्प संसाधन और अत्यधिक तनावग्रस्त न्यायपालिका को लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा, नई भाषा और सिनेमेटोग्राफ में फिल्म चोरी पर आपराधिक प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2023 और 2020 में सुव्यवस्थित फॉर्म 27 गंभीर चिंताएं पैदा करती है। तो ये हमारी सारी कमियां हैं, जिसके वजह से हमारा इंडिया का रैंक रखा गया है 42nd अमॉन्ग 55 कंट्री। 55 कंट्री में हमारा इंडिया का रैंक 42nd है, जो लगातार 2021 से यही बनता चला आ रहा है। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के माध्यम से इंडिया का रैंक 42nd है। और इस कौन सा एडिशन है, तो 12th एडिशन है, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो राइट आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया कंट्री के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा मलेशिया के द्वारा जीता गया मेडल्स। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान कुल 18 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ समाप्त किया, जो 26 फरवरी 2024 को समाप्त हुआ। और इसी के साथ प्रतियोगिता 21 से 26 फरवरी 2024 तक इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की गई थी, जो नई दिल्ली में लोकेटेड है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में मलेशिया 37 पदकों के साथ सबसे टॉप पर बना रहा, जबकि जापान को 24 पदक और कोरिया को 23 पदक मिले और इस प्रतियोगिता में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो आपको टॉप कंट्री का नाम याद रखना होगा कि टॉप कंट्री कौन सा है। मलेशिया है, जिन्होंने 37 मेडल्स जीते। सेकंड पोजीशन है जापान का, जिन्होंने 24 पदक जीते हैं। और थर्ड पोजीशन है कोरिया का, जिन्होंने 23 पदक जीते हैं। और इसी के साथ साथ हमें अपने इंडिया के बारे में जानना होगा कि इंडिया के द्वारा इस मेडल टैली में 18 मेडल को हासिल किया है, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है, जो इस बार आयोजन हुआ था एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024, जो हमारे नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतरा किसने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नेशनल इनिशिएटिव, जिसका नाम रखा गया वनतरा। किस लिए? तो फॉर एनिमल के वेलफेयर के लिए इसका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा, जिसका मतलब था जंगल का सितारा, पहल को शुरू किया है, जो जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित है।
अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य पशु कल्याण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा करना है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अनंत अंबानी जी के द्वारा इस एम को उजागर किया गया है। इस एम का पर्पस होगा कि वो सारे जानवरों का देखभाल करना जो पीड़ित है, उनको बचाव के क्षेत्र में, उपचार के क्षेत्र में और उनका देखभाल और पुनर्वास के लिए ये पूरे वर्ग समर्पित होंगे। वनतारा का केंद्र रखा गया गुजरात में रिलायंस के जामनानगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की हरित पट्टी के भीतर 3000 एकड़ के विशाल अभयारण्य में स्थित है। स्थान का सावधानी पूर्वक जंगल जैसा वातावरण में बदल दिया गया, जिससे बचाए गए जानवरों को ठीक होने और पनपने के लिए एक प्राकृतिक और समृद्ध आवास प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि रिलायंस ग्रुप के द्वारा वनतरा सेंटर को कहाँ पे लोकेट किया गया है। तो इसका लोकेशन गुजरात के रिलायंस जमुनानगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में है, जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसको एक सेंचुरी की तरह निर्माण किया जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से ग्रीन इन्वायरमेंट होंगी, जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट की तरह। तो ये डेवलप किया गया है रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा, जिसके चेयरमैन है अनंत अंबानी जी के द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया गया है और इसके तहत पहल को शुरू किया गया है, जिसका नाम है वनतारा, मतलब स्टार ऑफ द जंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में जगन्नाथ दिग्घी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर का त्रिपुरा। त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और यह महत्वपूर्ण प्रयास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जो जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये पूरी तरीके से फोकस है किस चीज पर? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से ये चीज फोकस है। इसके अलावा मानिक साहा ने संवेदनशीलता ट्रैकिंग और जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन चेष्टा की शुरुआत की और इसे राज्य में बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जॉन निकोल, जिन्होंने हाल ही में 33 गेंदों में टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाया है, किस देश से संबंधित रखता है? तो राइट आंसर का नामीबिया। नामीबिया से संबंध रखता है जॉन निकोल, जिन्होंने हाल ही में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं टी20 के क्षेत्र में, जिसमें 33 बॉलों में इन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये नामीबिया के प्लेयर है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की और इससे पहले सबसे बड़े शतक का रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला का नाम था। जॉन निकोले ने नेपाल के खिलाफ 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था और इससे पहले नेपाल के कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड बनाया था। जॉन निकोल ने 36 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इसी के साथ नेपाल टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में नामीबिया और नेपाल के बीच यह मुकाबला 27 फरवरी को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नामीबिया के जॉन निकोल द्वारा सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी है, जिसका उद्देश्य भारत के भविष्य के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देना है। तो पहले हमको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नेशनल साइंस डे क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले आप लोग को जान लेना होगा कि नेशनल साइंस डे हम लोग हर वर्ष 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं फॉर द डिस्कवर ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के डिस्कवर के लिए हम लोग नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष नेशनल साइंस डे का थीम रखा गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। तो जानते हैं कि आखिर नेशनल साइंस डे के पीछे क्या हिस्ट्री है। तो 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सर सीवी की उत्कृष्ट खोज की स्मृति में
नई दिल्ली में एक समारोह को आयोजित करता है जो रमन इफेक्ट को दर्शाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया गया और इसी के दौरान इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि हमारे सीवी रमन जी के बारे में। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया और यह दिन वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा फोटोन प्रकीर्णन की घटना की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। हालांकि बाद में इस सिद्धांत का नाम उनके नाम पर रख दिया गया, जिसको हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से आज डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अजय मानिक राव। अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया एज अ पोस्ट ऑफ लोकपाल ऑफ दिस कंट्री। चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे और अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की और न्यायमूर्ति लिंगलप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के अन्य न्यायिक सदस्य सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की होंगे। तो ये सारे डिटेल पॉइंट्स हैं। तो जानते हैं आखिर लोकपाल क्या है। तो लोकपाल, इसका प्रावधान लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में किया गया और यह नामांकन भारत के प्रसिद्ध न्यायवादी डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा वर्ष 1963 में किया गया था। दुनिया में पहला लोकपाल वर्ष 1809 में स्वीडन में नियुक्त किया गया था और स्वीडन में इसे ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। विभिन्न देशों में लोकपाल का अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये थे हमारे डिटेल पॉइंट्स लोकपाल के बारे में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना हो कि लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में पारित कर इसे पूर्ण तरीके से प्रावधान को लाया गया था। इसी के तरीके से इसको हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? तो स्वीडन से अडॉप्ट किए हैं, जो 1809 में फर्स्ट लोकपाल को अपॉइंटमेंट किया गया था स्वीडन कंट्री के द्वारा। वहां पे इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका नाम लोकपाल का ओम्बड्समैन रखा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नामित भारतीय वाहक के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आकाश एयर। आकाश एयर नाम रखा गया है फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एज डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर के रूप में। तो इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। वित्त मंत्रालय ने आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी, जो वाहक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा प्रदान करता है। और आकाशा एयर के संस्थापक और सीईओ विनय दुबे ने कहा कि यह स्थापना के बाद से 19 महीने की रिकॉर्ड अवधि में विदेश उड़ान भरने वाला पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। यानी कि सबसे ज्यादा एयरलाइन भरा है जो फॉरेन कंट्री में जाकर इन्होंने अपने सप्लाई को प्रोसेस किया है। तो जानते हैं आकाशा एयर के बारे में। आकाशा एयर 28 मार्च 2024 से आकाशा एयर मुंबई को दोहा से जोड़ने वाली सप्ताह में 4 नॉन स्टॉप उड़ानें संचालित करेगी और वाहक ने 7 अगस्त 2022 को मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर अपनी पहली उड़ान को संचालित की थी। तो इसी के साथ हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज खत्म होता है। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 29 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोशैप एटम किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने हाल ही में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट जारी किया। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 3,773 को देखी गई। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला वर्चुअल एटीएम पेमार्ट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह गेंदबाज कौन है जिसने हाल ही में घरेलू मैदान पर भारत के लिए टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का इतिहास रचा है? तो रविंद्र चंद्रन अश्विनी जी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वैश्विक बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला गीता बात्रा जी है। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? Which among the following has been identified for maximum potential of tidal power in India? भारत में ज्वारीय ऊर्जा का
अधिकतम क्षमता के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहचान की गई है? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कैम्बे, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी सुंदरबंस या ऑप्शन डी पाक स्ट्रेट्स। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।